बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 6 के सामाजिक विषय के अंतर्गत पाठ 12 जिसका नाम दक्षिण भारत 6ठी से 11वीं शताब्दी, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके पहले का भाग हम पहले अध्ययन कर चुके हैं, तो आइए आज चलते हैं दूसरे भाग का अध्ययन करने। तो जल्दी से आप सभी अपनी पुस्तक का पाठ 12 दक्षिण भारत 6ठी से 11वीं शताब्दी, इसे जल्दी से खोल के सामने रख लीजिए। आइए चर्चा कर लेते हैं कि पहले भाग में हमने क्या क्या जाना था। पहले भाग में हमने जाना था दक्षिण भारत की प्रारंभिक जानकारी के स्रोत के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने संगम साहित्य और सम्राट अशोक के अभिलेखों की चर्चा की थी। दूसरा बिंदु था दक्षिण भारत की भौगोलिक स्थिति, जिसके अंतर्गत हमने जाना था पूर्वी घाट के बारे में, पश्चिमी घाट के बारे में, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। याद आया? कन्याकुमारी मिलन बिंदु पर स्थित है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के, इसके बारे में भी चर्चा की थी ना। और दक्षिणी भारत के बारे में हमने आपको राज्य एवं उनसे संबंधित राजधानियों के बारे में भी बताया था। याद आ रहा है ना? चलिए आगे देख लेते हैं। उसी पाठ में, उसी भाग में हमने यह भी चर्चा किया था कि दक्षिण भारत में शासन करने वाले प्रमुख राजवंश कौन कौन से थे, जिसके अंतर्गत हमने राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, पल्लव वंश और चोल वंश के बारे में अध्ययन किया था। तो चलिए आज के भाग 2 में जान लेते हैं कि हम क्या क्या अध्ययन करेंगे। आज हम जानेंगे दक्षिण भारत के राज्यों की शासन व्यवस्था के बारे में। शासन जानते हैं ना, शासन प्रशासन, इसके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। फिर हम जानेंगे कि सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति कैसी थी। दक्षिण भारत के राज्यों की कला एवं साहित्य से संबंधित जानकारियों को हम साझा करेंगे। दक्षिण भारत के राज्यों की व्यापार एवं कृषि, उसके बाद दक्षिण भारत का विदेशों से संपर्क कैसा था, इसके बारे में भी कुछ तथ्यों को हम साझा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं शासन व्यवस्था के बारे में। राजा रानियों की कहानी तो आपने सुनी ही होगी, अच्छी भी लगती होगी। तो बच्चों, यहाँ की शासन व्यवस्था में राजा सर्वोपरि होता था। शासन के अंतर्गत कुछ शब्दों को आपने पहले भी सुना होगा, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इन शब्दों को सुना है ना? बिल्कुल वैसे ही इनकी भी एक शासन व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत राजा सर्वोपरि होता था। उसके बाद राजा की सहायता के लिए मंत्री और कर्मचारी होते थे। मंत्री व कर्मचारी की नियुक्ति कौन करता था? राजा। मंत्री और कर्मचारियों की नियुक्ति राजा द्वारा होती थी। चोलों की शासन प्रणाली बहुत विकसित और सुव्यवस्थित थी। ये साम्राज्य को राष्ट्रम कहते थे। राष्ट्र शब्द की चर्चा आपने पहले भी सुनी होगी, राष्ट्रगान सुना है ना? तो राष्ट्र मतलब, इस शब्द की चर्चा आपने पहले भी सुनी होगी। तो ये साम्राज्य को राष्ट्रम कहते थे। प्रांत को ये क्या कहते थे? प्रांत को ये कहते थे मंडलम। जनपद, जनपद को कहते थे नाडु। उत्तर प्रदेश में कितने जनपद हैं, जरा जल्दी से बताइए। जिलों के नाम कितने हैं? याद करिए, 75। तो उसी तरह ये उन्हीं जनपद को क्या बोलते थे? नाडु। अच्छे से याद कर लीजिए, फिर से पूछूंगी मैं ये सवाल। गांव, हम सभी गांव में रहते हैं ना, तो गांव को ये लोग क्या कहते थे? गांव को ये सब कहते थे कुर्रम। कुर्रम वासी अपनी समस्याओं का समाधान बैठकों द्वारा करते थे। हमारे गांव में भी कभी कोई समस्या होती है तो हम सब पंचायत में उन समस्याओं का समाधान साथ बैठकर ढूंढने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी कुर्रम वासी अर्थात ग्रामवासी, गांववासी साथ मिलकर समस्याओं का समाधान बैठक में करते थे। तो बच्चों, यहीं से आप देख सकते हैं कि यहीं से स्थानीय शासन, यानी आज से मिलती जुलती जो पंचायती राज व्यवस्था है ना, इसी समय से उसकी शुरुआत हुई।
सिंचाई हेतु तालाब बनवाते थे ये और कर भी वसूलते थे। आर्थिक रूप से ये स्वावलंबी थे, मतलब अपने पैरों पे खड़े हुए थे। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं कि इनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी। इनके यहाँ समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी, मतलब समाज में दो वर्ण होते थे, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। सभी अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते थे। समाज में स्थिरता थी। राज्य में धनी और निर्धन, राज्य धनी और निर्धनों में अंतर था। राज्य में किसान भूमि के स्वामी माने जाते थे। बस मजदूरों की दशा बहुत अच्छी नहीं थी। खैर, आगे चलते हैं। इनकी धार्मिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं। दक्षिण भारत के जो शासक थे हिंदू धर्म को मानने वाले थे। अन्य धर्मों के प्रति ये उदार थे। जैसे हम सब विभिन्न धर्म और संप्रदाय के लोग एक साथ मिलजुल कर उत्सव मनाते हैं, एक दूसरे के त्योहारों को मनाते हैं, साथ मिलजुल कर रहते हैं, उसी प्रकार ये भी अन्य धर्मों के प्रति बहुत उदार थे। बौद्ध व जैन धर्मों के विहारों और मंदिरों के निर्माण हेतु ये सब दान भी करते थे। समाज में विष्णु तथा शिव की पूजा विशेष रूप से की जाती थी। आप सब भी पूजा करते हैं ना, तो ये विष्णु और शिव की पूजा विशेष रूप से करते थे। शंकराचार्य धर्म प्रचारक थे। शंकराचार्य, इन्होंने उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में मठों की स्थापना की। अब आप सबके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि मठ क्या होता है। हम सभी घरों में रहते हैं, उसी प्रकार ये धर्म प्रचारक मठों में रहते हैं और वहाँ से धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो उसी तरह शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में मठों की स्थापना की। शंकराचार्य ने आत्मा और परमात्मा को एक बताया। दक्षिण के रामानुजाचार्य ने 11वीं शताब्दी में शक्ति एवं ज्ञान को ईश्वर प्राप्ति का साधन बताया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दो धर्म प्रचारकों के हमने नाम आपसे साझा किए, शंकराचार्य और रामानुजाचार्य। आइए अब जान लेते हैं कला और साहित्य के बारे में। कला और साहित्य में ठोस चट्टानों को काटकर बड़े व भव्य मंदिरों का निर्माण इन राजवंशों के कार्यकाल में हुआ। मंदिरों के शिखर आयताकार, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मंदिरों के शिखर आयताकार, ऊंचे व कई मंजिला के होते थे। दीवारों पर सुंदर कृतियां बनाई जाती थीं। इस प्रकार के मंदिर उस समय तक उत्तर भारत में कहीं भी निर्मित नहीं थे। ये दक्षिण भारत की बात हो रही है ना, तो ये इसकी खासियत थी कि उत्तर भारत में इस प्रकार के मंदिर उस समय तक नहीं निर्मित हुए थे। बृहदेश्वर मंदिर इसका निर्माण चोल राजाओं ने करवाया था। यह 14 मंजिला ऊंचा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह 14 मंजिला ऊंचा है और इसमें धातु की बनी नटराज की सुंदर मूर्ति स्थापित है। धातु क्या होता है? धातु वह ठोस पदार्थ है जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। पढ़ा है ना आप सभी ने, याद आया? लोहा होता है, तांबा होता है, ये सब क्या है? धातु। यहाँ पर आपको नटराज की मूर्ति दिख रही होगी। तो इस समय की मूर्ति कला बहुत ही विकसित थी। देखिए यहाँ पर आपको नटराज की मूर्ति दर्शाई गई है। आइए, अब ये तो थी कला और साहित्य की बात। अब जान लेते हैं कि साहित्य में इन्होंने क्या प्रगति की। दक्षिण भारत के राजा शिक्षा व साहित्य के प्रेमी थे। संस्कृत और तमिल के अलावा स्थानीय भाषाओं जैसे कन्नड़, इसकी भी बहुत उन्नति हुई। पल्लव शासकों के समय संस्कृत भाषा की विशेष उन्नति हुई। इस तथ्य को अच्छे से याद कर लीजिए, मैं फिर पूछूंगी। पल्लव शासकों के समय संस्कृत भाषा की विशेष उन्नति हुई। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम तमिल और संस्कृत के अध्ययन का केंद्र थी।
पिछले पाठ में भी मैंने आपको राजधानी के विषय में बताया था। आगे चलते हैं। संस्कृत के महान कवि दंडी पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय की राज्यसभा में थे। कंबन द्वारा रचित रामायणम ग्रंथ तुलसीकृत रामचरितमानस की भांति दक्षिण का लोकप्रिय ग्रंथ है। कंबन द्वारा रचित रामायणम ग्रंथ तुलसीकृत रामचरितमानस की भांति दक्षिण का लोकप्रिय ग्रंथ है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनके आय के स्रोत क्या क्या थे। इनके आय के स्रोत थे व्यापार व कृषि। दक्षिण भारत में मसालों का उत्पादन बहुत अच्छा होता था। फिर से याद कर लीजिए बच्चों, दक्षिण भारत में मसालों का उत्पादन बहुत अच्छा होता था। ये राज्य प्राकृतिक संसाधनों एवं व्यापार से बहुत लाभ उठाते रहे। दक्षिण पूर्व एशिया से अच्छे व्यापारिक संबंध भी थे इनके। प्राचीन काल में यूनान, रोम व मिस्र के साथ तथा दूसरी ओर मलाया द्वीप समूह के साथ तथा चीन के साथ व्यापार ये सब करते थे। प्रमुख बंदरगाह इनका था महाबलीपुरम। बंदरगाह वाणिज्यिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ पर आके नौकाएं और जहाज ये सब टिकते हैं। उसके बाद जो स्थानीय व सुदूर व्यापार के कारण राजकोष की आय के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, तो उस समय भी यहाँ का प्रमुख बंदरगाह क्या था? महाबलीपुरम। नदियों के तटीय इलाकों में धान व गन्ने की उपज होती थी। मैं आशा करती हूँ कि ये सारे तथ्य आपको लगभग याद हो गए होंगे। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं दक्षिण भारत का विदेशों से संपर्क कैसा था। चोल वंश के राजा राजेंद्र चोल प्रथम के पास एक बड़ी जल सेना थी। जल सेना, थल सेना और वायु सेना, इन शब्दों का जिक्र आपने पहले भी सुना है ना। तो जल सेना, जल से संबंधित सेना, उसके बाद थल सेना, थल से संबंधित सेना, वायु सेना, इन सब की चर्चा आपने पहले भी सुनी होगी। तो आगे बढ़ते हैं। चोल वंश के राजा राजेंद्र चोल प्रथम के पास एक बड़ी जल सेना थी। उन्होंने दक्षिण पूर्वी एशिया के भूभागों लंका, निकोबार द्वीप, मलाया तथा मलाया द्वीप समूहों में संपर्क बनाए। पिछले पाठ में भी मैंने आपसे लंका की चर्चा की थी, श्रीलंका की, याद आया ना। तो दक्षिण पूर्वी एशिया के भूभागों से के अंतर्गत लंका, निकोबार द्वीप, मलाया तथा मलाया द्वीप समूह से इन सब ने संपर्क बनाए। भारत के व्यापारियों ने पड़ोसी देशों में बस्तियां बनाई। भारत के पड़ोसी देशों के नाम भी आपको पता ही होंगे, जिसके अंतर्गत मैंने श्रीलंका की भी चर्चा की थी। कुछ बौद्ध प्रचारक भी विदेश गए। विदेशों के स्थानीय लोग इनसे प्रभावित होकर भारतीय विचार, कला व रीति रिवाज अपनाते गए। पल्लवों ने सुमात्रा में बस्तियां बनाई, जो भारतीय संस्कृति के प्रसार का महत्वपूर्ण केंद्र बन गई। तो ये थे दक्षिण भारत के विदेशों से कैसे संबंध थे, उसके बारे में हमने चर्चा की। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि दक्षिण भारत का विदेशों से संपर्क के कुछ और तथ्यों को यहाँ पर साझा किया गया है, जिसके अंतर्गत कंबोज अर्थात कंबोडिया और चंपा के शैव शासकों ने कंबोज को संस्कृत भाषा का केंद्र बनाया। इस तथ्य को अच्छे से याद कर लीजिए। संस्कृत में असंख्य लेख लिखवाए, भारतीय स्थानीय लोगों से घुल मिल गए, भारतीय कला, साहित्य एवं भाषा का विस्तार हुआ। आज भी इसका प्रभाव वहां की स्थानीय संस्कृति पर देखने को मिलता है। तो ये थे दक्षिण भारत के विदेशों से संपर्क कैसे थे, इसके बारे में जानकारी। आइए अब इसी क्रम में अंकोर वाट के मंदिर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। यह मंदिर विश्व की धरोहर में से एक है।
इसकी दीवारों पर रामायण और महाभारत की कहानियां उभरी हुई हैं। मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, अंकोर वाट का मंदिर विश्व की धरोहर कंबोडिया में स्थित है। इसकी दीवारों पर रामायण महाभारत की कहानियां उभरी हुई मूर्तियों में अंकित है। यहाँ पर दृश्य में भी आपको अंकोर वाट का मंदिर दिखाया गया है। आइए अब जान लेते हैं भारत का विदेशों से संपर्क। इंडोनेशिया में आज भी रामायण की कहानियां बहुत लोकप्रिय हैं। आपको भी रामायण की कहानी अच्छी लगती है ना? टीवी पर भी देखा होगा और रामलीला में भी देखा होगा आप में से कई लोगों ने, है ना? तो इंडोनेशिया में भी आज रामायण की कहानियां उतनी ही लोकप्रिय हैं। वहाँ की जनता इस पर आधारित लोक नाट्य खेलती है। इंडोनेशियाई भाषा में आज भी संस्कृत के कई शब्द हैं। संसार का सबसे विशाल बौद्ध मंदिर भारत में नहीं अपितु बोरोबुदुर इंडोनेशिया में है। यहाँ पर आप चित्र में भी देख पा रहे हैं। यहाँ दृश्य में आपको बोरोबुदुर का बौद्ध मंदिर दिखाया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आज हमने क्या क्या जाना। दक्षिण भारत के राज्यों की शासन व्यवस्था के बारे में हमने समझा। हमने जाना दक्षिण भारत के राज्यों की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति कैसी थी, और हमने जाना कि दक्षिण भारत में कला एवं साहित्य, इसके बारे में हमने चर्चा की। और हमने जाना कि व्यापार एवं कृषि आय के स्रोत। उसके बाद हमने जाना कि दक्षिण भारत का विदेशों से संपर्क कैसा था। चलिए अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। यहाँ पर गतिविधि 1 आप देख पा रहे हैं। गतिविधि 1 के अंतर्गत आपको 2 सूचियां दी गई हैं, जिसके अंतर्गत सूची का और सूची खा है। सूची का के अंतर्गत आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। आपको उनसे संबंधित उस समय में जो भी उन शब्दों को कहा जाता था उससे सुमेलित करना है। इसकी चर्चा अभी मैंने की थी, उम्मीद करती हूँ आप सब बड़ी आसानी से कर लेंगे। आइए अब मुझे ये बताइए कि साम्राज्य को क्या कहा जाता था? साम्राज्य को कहा जाता था राष्ट्रम, बिल्कुल सही जवाब। प्रांत को क्या कहा जाता था उस समय? प्रांत को कहा जाता था मंडलम, याद आया? बिल्कुल सही। जनपद को क्या कहते थे उस समय? जनपद को कहते थे नाडु। अब अंतिम शब्द है गांव। गांव को क्या कहते थे? ये तो बहुत अच्छे से याद होगा, इस पर बहुत चर्चा की है मैंने। गांव को कहते थे कुर्रम। ग्रामवासी, गांववासी, कुर्रमवासी बताया था ना, याद आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कर लेते हैं गतिविधि 2। आपको यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यहाँ पर आपको बताना है कि किसके द्वारा लिखित रामायणम ग्रंथ तुलसीकृत रामचरितमानस की भांति दक्षिण में लोकप्रिय है। इसका सही उत्तर है बिल्कुल सही, कंबन। कंबन द्वारा लिखित रामायणम ग्रंथ तुलसीकृत रामचरितमानस की भांति दक्षिण में लोकप्रिय है। आइए अब दूसरा सवाल जान लेते हैं। 11वीं शताब्दी में दक्षिण के किसने, उनका आपको नाम बताना है। धर्म प्रचारक थे, बताया था मैंने। ने शक्ति और ज्ञान को ईश्वर प्राप्ति का साधन बताया। आइए इसका उत्तर समझ लेते हैं। इसका उत्तर है रामानुजाचार्य। 11वीं शताब्दी में दक्षिण के रामानुजाचार्य ने शक्ति और ज्ञान को ईश्वर प्राप्ति का साधन बताया। आइए अब अगला प्रश्न। महान संस्कृत कवि, उन कवि का आपको नाम बताना है जिसने पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय की राज्यसभा में, वे बहुत ही प्रचलित थे, उनका नाम बताइए। महान संस्कृत कवि, इसका उत्तर है दंडी। महान संस्कृत कवि दंडी पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय की राज्यसभा में थे। आइए अब चौथा प्रश्न कर लेते हैं।
आपको बताना है कि किसने उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम क्षेत्रों में मठों की स्थापना की। इस पर मैंने विस्तृत चर्चा की थी, याद आया? उनका नाम क्या था? उनका नाम था शंकराचार्य। बिल्कुल सही उत्तर दिया होगा आपने, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। शंकराचार्य ने उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम क्षेत्रों में मठों की स्थापना की। तो ये थे गतिविधि 2 के उत्तर। अब जान लेते हैं गतिविधि 3 के अंतर्गत आपको सही के सामने सही का निशान और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाना है या बताना है। आप सही और गलत बता सकते हैं। गतिविधि 3 के अंतर्गत सही के सामने सही और गलत के सामने गलत कथन बताना है। चलिए पहला कथन देख लेते हैं। दक्षिण भारत में गेहूं का उत्पादन बहुत होता था। क्या ये कथन सही है? सोच के बताइए, पाठ में मैंने पढ़ाया है। दक्षिण भारत में गेहूं का उत्पादन बहुत होता था, सही है? आइए देख लेते हैं सही है या गलत। बिल्कुल गलत है। इसका सही उत्तर क्या है? दक्षिण भारत में मसालों का उत्पादन बहुत होता था। याद आया? चलिए अब अगला प्रश्न लेते हैं। चोल वंश के राजा राजेंद्र चोल प्रथम के पास बहुत बड़ी जल सेना थी। क्या ये कथन सही है? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है। इसके बारे में आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो सही उत्तर दे दिया होगा। चोल वंश के राजा राजेंद्र चोल प्रथम के पास बहुत बड़ी जल सेना थी। संसार का सबसे विशाल बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर इंडोनेशिया में है। क्या ये कथन सही है? बिल्कुल सही। संसार का सबसे विशाल बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर इंडोनेशिया में है। पल्लव शासकों के समय में हिंदी भाषा की विशेष उन्नति हुई। क्या यह कथन सही है? पल्लव शासकों के समय में हिंदी भाषा की विशेष उन्नति हुई। गलत। यह गलत कथन है। सही उत्तर क्या है? पल्लव शासकों के समय में संस्कृत भाषा की विशेष उन्नति हुई। चलिए अब अंतिम तथ्य देख लेते हैं कि ये सही है या गलत। अंकोर वाट का मंदिर दक्षिण भारत में स्थित है। क्या ये सही है? आइए देख लेते हैं इसका जवाब। गलत। अंकोर वाट का मंदिर दक्षिण भारत में नहीं बल्कि कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। आइए अब आज के अभ्यास कार्य को हम देख लेते हैं। आपको पुस्तक उठानी है और जो भी पाठ मैंने आज आपको पढ़ाया है ध्यान से इन उत्तरों को ढूंढना है। दक्षिण भारत के मंदिरों की विशेषताएं लिखनी है आपको। दक्षिण भारत के मंदिरों की विशेषताएं लिखिए। फिर दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भारतीय संस्कृति के प्रभावों का वर्णन करना है आपको। इसकी भी चर्चा मैंने पाठ में की है। निम्नलिखित के विषय में लिखना है, मतलब अंकोर वाट के मंदिर के विषय में आपको लिखना है, बृहदेश्वर मंदिर के विषय में आपको लिखना है, एलोरा का मंदिर इसके बारे में आपको बताना है और बोरोबुदुर का बौद्ध मंदिर। आपको इन सब के विषय में लिखना है। ढूंढ के जल्दी से इसे लिखकर आप सब देखिएगा कि आपका उत्तर सही है या नहीं। उम्मीद करती हूँ सही होगा। अब आते हैं प्रोजेक्ट कार्य पर। प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत आपको क्या करना है कि वंशों के नाम एवं उनकी राजधानियां यहाँ पर आपको दी हुई हैं। इसको मैंने पिछले भाग में भी आपको बहुत अच्छे से समझाया था। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल सही उत्तर देंगे। यहाँ पर आपको वंशों के नाम और उनकी राजधानियां दी हैं, जिसके अंतर्गत आपको मान्यखेट जो राष्ट्रकूट वंश के अंतर्गत था, बादामी जो चालुक्य वंश के अंतर्गत हमने इस पर चर्चा की थी, कांची पल्लव वंश और तंजौर चोल वंश, इन सभी राजवंशों ने अपनी अपनी राजधानियां कहाँ बनाई थी उसका विवरण यहाँ पर दिया हुआ है। आपको क्या बताना है कि वर्तमान में ये किस राज्य में स्थित है, मतलब हमारे आधुनिक भारत में ये कहाँ पर किस राज्य में यही राजधानियां स्थित हैं। तो है ना आसान प्रश्न। बिल्कुल आप सब बहुत आसानी से उसका उत्तर दे लेंगे। तो चलिए फिर इसी के साथ इस पाठ का दूसरा भाग समाप्त होता है। नमस्कार।